In a bag there are 5 blue, 3 green and 2 yellow balls. If 2 balls are drawn at random, find probability that at least one of them is yellow. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 5 ब्लू, 3 ग्रीन और 2 येलो बाल्स हैं। अगर 2 बाल्स रैंडमली इस बैग से चूज की जाएं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि एटलीस्ट उनमें से एक बाल येलो हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बैग के अंदर बाल्स मौजूद हैं उनमें जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं 5 प्लस जो ग्रीन बाल्स हैं वो हैं 3 और जो येलो बाल्स हैं वो हैं 2। तो बैग के अंदर जो टोटल बाल्स हैं वो हैं 10। अब डियर स्टूडेंट्स, बैग के अंदर 10 बालें हैं और उनमें से 2 बालें रैंडमली चूज की गई हैं। अब हमें नहीं पता कि वो 2 बालें कौन सी हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि वो जो 2 बालें होंगी वो ब्लू, ग्रीन और येलो में से ही कोई होंगी। तो इस तरह की जब सिचुएशन हमारे पास आए तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे NF से और ये हमारे पास बनेंगे 10C2 जो हमारे पास बनते हैं 45 वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि बैग के अंदर से जो 2 बालें चूज होंगी उन 2 बालों को चूज करने के 45 वेज हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि 2 बालों में से जो एक बाल हो वो एटलीस्ट येलो हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल एंड ग्रेटर। अब एटलीस्ट 1 की बात उसने की है तो इसका मतलब ये है कि 1 तो होगा ही होगा और 1 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर इन्फिनिटी नंबर्स हैं, लेकिन हम 1 से ग्रेटर ओनली 2 कंसीडर करेंगे। इसकी वजह यह है कि बैग में से सिर्फ 2 बालें ही चूज की गई, 1 और 2 दोनों कंसीडर होंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि एटलीस्ट 1 बाल इज येलो। बैग के अंदर में से जो 2 बालें चूज की गई हैं उनमें से कम एक बाल येलो हो। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे NFA इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक येलो बाल। येलो बाल से 2 में से कोई एक। अब एक बाल कोई भी हो सकती है, या तो वो ब्लू होगी या वो होगी ग्रीन। तो हम ये करते हैं कि बैग के अंदर येलो के अलावा 8 बालें हैं, तो ये जो एक बाल होगी ये उन 8 में से कोई एक होगी, प्लस दोनों की दोनों बालें येलो हों। तो बैग के अंदर से बालें ही 2 उठानी थी, तो बाकी जो 8 बालें हैं उनमें से कोई भी बाल चूज नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 8 यूज किया है टोटल। इसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे कम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे कि एक बाल येलो है तो दूसरी बाल क्या पता ब्लू हो और ग्रीन ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो दूसरी बाल है वो ग्रीन हो और ब्लू ना हो। तो उससे बचने के लिए मैंने, हमारा जो कंसर्न है वो येलो बाल में है, तो जो बाकी ब्लू और ग्रीन बाल हैं उनको मैंने टोटल करके कह दिया कि उनमें से कोई एक बाल होगी। दैट्स वाई मैंने 8 यूज़ किया है, क्योंकि ब्लू और ग्रीन बाल्स बैग में 8 पड़ी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2C1 तो होता है 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 8C1 होता है 8, प्लस 2C2 होता है 1 इंटू 8C0 भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 आर 16 प्लस 1 इंटू 1 आर 1। तो NFA हमारे पास होगा 17। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होता है NFA यानी कि टोटल चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय NFS, टोटल चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों ये जो वैल्यूज हैं NFA और NFS कैलकुलेट कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें हासिल होगी 17 इज डिवाइडेड बाय 45। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनती है 0.38। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो जिस इवेंट की बात की गई है कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज येलो, एटलीस्ट एक बाल येलो हो, तो उस इवेंट के अक्कर होने के चांसेस हैं 38%। A committee of 3 members is to be selected from 7 men and 6 women. Find the probability that the committee will have: Part 1,
2 men and 1 woman, part 2 2 women and 1 man, part 3 all are men, part 4 all are women। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 रुकनी कमेटी सिलेक्ट करनी है 7 मेन और 6 वुमेन में से, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 1 में कि उस 3 रुकनी कमेटी में 2 मेन और 1 वुमेन हो। पार्ट 2 में कहा गया है 2 वुमेन और 1 मैन हो। पार्ट 3 में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि उस कमेटी में सारे मेन हों, और पार्ट 4 में सारी वुमेन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मेन और वुमेन मिला के टोटल कितने लोगों की तादाद है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मेन है 7 और वुमेन है 6, तो हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो है 13। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि इन 13 लोगों में से 3 लोग जब हम सिलेक्ट करें तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन 3 लोगों के सिलेक्ट होने के, और इस सारी तादाद को हम कहेंगे सैंपल स्पेस की आउटकम्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NFS से। तो NFS इज इक्वल टू 13C3। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं 286। इसका मतलब यह है कि 13 लोगों में से 3 रुकनी कमेटी सिलेक्ट करने की टोटल 286 पॉसिबिलिटीज हैं। मिसाल के तौर पर 2 मेन और 1 वुमेन एक कॉम्बिनेशन है, और 2 वुमेन और 1 मैन कॉम्बिनेशन है। इसी तरह 7 मेन में से जब 2 मेन सिलेक्ट होंगे तो वो 2 मेन कौन कौन से होंगे, ये भी टोटल कॉम्बिनेशंस मिला के 286 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे लिए इनकी टोटल तादाद जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें हासिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब फर्दर मूव करते हैं। पार्ट 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि उस कमेटी में 2 मैन और 1 वुमेन शामिल हो। तो हम सपोज करते हैं कि एक ऐसा इवेंट है कि उस कमेटी में 2 मैन और 1 वुमेन सिलेक्ट हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ए इवेंट के टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NFA से। अब हमारे पास मैन है 7, तो इसका मतलब ये है कि 7C2 इज मल्टीप्लाइड बाय वुमेन है 6, तो 6C1, तो ये हमें हासिल होंगे 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 126। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला होता है NFA इज डिवाइडेड बाय NFS। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए है 126 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस है 286। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमें उस कमेटी में 2 वुमेन और 1 मैन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो इसी तरह हम सपोज करेंगे कि बी एक इवेंट है कि उस कमेटी में 2 वुमेन और 1 मैन सिलेक्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कि इवेंट बी के टोटल कॉम्बिनेशंस बनते कितने हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NFB से। तो NFB हमें हासिल होगा, वुमेन है 6, तो 6C2 इज मल्टीप्लाइड बाय मैन है 7, तो 7C1। 6C2 का मतलब है 6 वुमेन है, तो उनमें से कौन कौन सी 2 वुमेन सिलेक्ट हो सकती हैं। तो ये वुमेन्स के टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 7C1, तो ये हो जाएगा 7। तो 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 हमें हासिल होगा 105। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 105 इज डिवाइडेड बाय 286। तो इसी तरह पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया था ऑल आर मेन। तो इसी तरह हम इवेंट इसको सपोज करेंगे, ये इवेंट है सी। तो टोटल जो
आउटकम्स इवेंट सी के बनेंगे वो हमारे हासिल होंगे हमें। 7 मेन हैं तो उनमें से 3 लोग सिलेक्ट होंगे, इज मल्टीप्लाइड बाय वुमेन 6 हैं तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो 7 से 3 हासिल होता है हमें 35, इज मल्टीप्लाइड बाय 6 से 0 हासिल होता है हमें 1, तो एन ऑफ सी की वैल्यू हमें हासिल होगी 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला बनेगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी या एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस या एन ऑफ एस इज इक्वल टू 35 इज डिवाइडेड बाय 286। इसी तरह फोर्थ और लास्ट बात देखिए, इसमें हमें कहा गया है कि उस कमेटी में ऑल आर वुमेन, सारे मेंबर्स ख्वातीन हों या वुमेन हों। इसको हम सपोज करते हैं इवेंट डी। अब हम देखते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी क्या बनेगी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ डी से। अब वुमेन की तादाद है 6 तो ये हो जाएगा 63 इज मल्टीप्लाइड बाय मेन, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो 7 से 0। अब 63 हमें हासिल होगा 20 के, तो डियर स्टूडेंट 63 20, इसका मतलब ये है कि 6 वुमेन्स में से कोई से भी 3 वुमेन्स 20 कम्बिनेशन होंगे सिलेक्ट होने के, इज मल्टीप्लाइड बाय 7 से 0 1 के इक्वल होगा, तो एन ऑफ डी हमें हासिल होगा 20। डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट डी के आउटकम्स है 20 इज डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि बनते हैं 286। A committee of 4 students is selected at random from a group of 7 boys and 5 girls. Find the probability that part A, there is at least one girl in committee. Part B, there are exactly 2 girls in the committee. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 12 स्टूडेंट्स जिनमें 7 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट ए में कि उस कमेटी में कम से कम एक लड़की हो, और पार्ट बी में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि उस कमेटी में एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हों। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एटलीस्ट। डियर स्टूडेंट्स एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल और ग्रेटर, और इसको हम लिख सकते हैं इस साइन से भी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। बॉयज हैं 7 प्लस गर्ल्स हैं 5, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 12। सबसे पहले हम टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। अगर 12 लोगों में से 4 लोगों की कमेटी सेलेक्ट करनी है तो ये बहुत सारे कम्बिनेशंस बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस कमेटी में 2 लड़के और 2 लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं, 3 लड़के और 1 लड़की भी शामिल हो सकती है, और 3 लड़कियां और 1 लड़का भी शामिल हो सकती है, और इस तरह बहुत सारे कम्बिनेशंस। तो ये सारे कम्बिनेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टोटल कम्बिनेशन बनेंगे कितने। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल कम्बिनेशन बनेंगे 12C4, तो 12C4 होता है 495। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल कम्बिनेशन बनेंगे 495। अब हम सपोज करते हैं कि x जो है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स, x इज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई गर्ल भी कमेटी में सेलेक्ट ना हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक या एक से ज़्यादा गर्ल सेलेक्ट हों, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। अब यहां से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है ये मैंने अभी आपको बताया है कि इसका मतलब होता है एटलीस्ट।
सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक गर्ल हो कमेटी में। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 गर्ल्स हों। अगर कमेटी में 0 गर्ल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि चारों के चारों जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, तो टोटल बॉयज़ हैं 7, तो 7 में से 4 आ गए, 7 से 4 इंटू गर्ल्स कोई भी नहीं आई तो 5 से 0 इज डिवाइडेड बाय 12 C4। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें हासिल होगा 1 माइनस 7C4 होते हैं 35 इज मल्टीप्लाइड बाय 5C0 होता है 1 इज डिवाइडेड बाय 12C4 होगा 495। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 35 इज डिवाइडेड बाय 495। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगा 1 माइनस 0.070, और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 0.93। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेटी में कम से कम एक लड़की शामिल हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.93। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज किया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो x हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि उस कमेटी में लड़कियों की तादाद एग्जैक्टली 2 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगा, बॉयज़ हैं हमारे पास 7 और गर्ल्स हैं हमारे पास 5। अब गर्ल्स तो आ गई 2, अब जो बाकी 2 बच्चे वो बॉयज़ ही होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7C2 इज डिवाइडेड बाय 12C4 लिखेंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 7C2 हमें हासिल होता है 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 5C2 होता है 10 इज डिवाइडेड बाय 12C4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 495। तो ये हमें हासिल होगा 210 इज डिवाइडेड बाय 495। A committee of 2 persons is to be selected from a group of 3 men and 2 women. What is the probability that there are option A no man, option B 1 man in the committee? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 2 लोगों की एक कमेटी 3 आदमियों और 2 औरतों में से सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है, पार्ट ए कि उस कमेटी में कोई भी आदमी ना हो, पार्ट बी एक आदमी हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कमेटी में जो मैन हैं वो हैं 3 प्लस जो वोमेन हैं वो हैं 2, तो कमेटी के अंदर जो टोटल लोग मौजूद हैं वो हैं 5। अब कमेटी में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब 2 लोग वो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों मैन हो सकता है दोनों वुमेन हो। अब मैन में भी 3 मैन हैं, अब क्या बताऊं 3 में से कौन से 2 मैन? ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी और एक औरत हो, और इसी तरह अब वो एक आदमी इन तीनों में से कौन सा होगा और इन दोनों औरतों में से एक औरत कौन सी होगी, ये हमें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें एग्जैक्ट रिजल्ट का पता ना हो, बल्कि हमें ये मालूम हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की, तो उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उनको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस या फिर NFS। तो डियर स्टूडेंट्स, NFS हमें हासिल होगा 5C2। तो डियर स्टूडेंट्स, 5C2 बनता है 10। अब हमें ये मालूम है कि टोटल 10 कम्बिनेशंस बनेंगे 5 लोगों में से 2 लोगों की कमेटी चूज करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में हम सपोज करते हैं कि एक इवेंट है नो मैन इज सेलेक्टेड। तो इस इवेंट के आउटकम्स होंगे NFA इज इक्वल टू, कोई भी मैन सेलेक्ट नहीं हुआ तो 3C0,
इंटू दोनों की दोनों औरतें सिलेक्ट होगी। ये हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 10। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हम सपोज करते हैं कि बी एक इवेंट है कि 1 मैन इज सिलेक्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, एन ऑफ बी होगा एक मैन सिलेक्ट हुआ है तो 3 में से एक, और बाकी कमेटी में चूंकि 2 लोग सिलेक्ट होने हैं तो एक जो बचेगा वो होगी वुमेन। तो ये हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एन ऑफ बी हमें हासिल हुआ 6 के। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। ये वैल्यू हमें हासिल होगी 6 इज डिवाइडेड बाई 10। A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If 2 marbles are drawn at random, find the probability that part 1 both are blue, part 2 both are white, part 3 both are red, part 4 1 red and 1 is blue, part 5 at least 1 is red. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स हैं। अगर 2 मार्बल्स हम रेंडमली ड्रा करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 1 में कि वो दोनों ब्लू हों, पार्ट 2 में वो दोनों वाइट हों, पार्ट 3 में वो दोनों रेड हों, और पार्ट 4 में एक रेड हो और एक ब्लू, और पार्ट 5 में उनमें से कम एक मार्बल रेड हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन के मुताबिक बॉक्स के अंदर जो ब्लू मार्बल हैं उनकी तादाद है 3, प्लस जो वाइट मार्बल्स हैं उनकी तादाद है 2, प्लस रेड मार्बल्स की तादाद है 4। तो बॉक्स के अंदर जो टोटल मार्बल्स होंगे उनकी तादाद होगी 9। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि बॉक्स के अंदर से 2 मार्बल्स रैंडमली चूज करने हैं। अब वो 2 मार्बल्स कोई से भी हो सकते हैं, हो सकता है वो दोनों ब्लू हों। अब ब्लू के अंदर टोटल 3 मार्बल्स हैं, वो कौन से 2 ब्लू? अब दोनों वाइट हों और दोनों रेड हों। अब रेड 4 हैं, कौन से 2? हो सकता है कि एक ब्लू हो एक वाइट हो। इसी तरह ब्लू के अंदर भी 3 हैं, वाइट के अंदर भी 2 हैं, तो कौन सा वाला ब्लू? इसी तरह वाइट रेड भी हो सकते हैं और रेड और ब्लू भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे कम्बिनेशन बनेंगे। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि वो कौन कौन से कम्बिनेशन होंगे, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि टोटल उन कम्बिनेशन की तादाद होगी कितनी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ये मालूम हो कि एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल क्या क्या रिजल्ट्स हैं और ये मालूम ना हो कि उस एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट्स आएगा क्या, तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होंगे उनको कहेंगे हम सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टोटल सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद क्या है। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन कौन से कम्बिनेशन हैं जिन्होंने इस तादाद को बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास बॉक्स के अंदर मार्बल्स हैं 9, और 9 में से 2 मार्बल्स चूज हुए तो 9C2, ये बनेंगे 36 कम्बिनेशंस या 36 वेज। अब पार्ट 1 में हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि वो दोनों मार्बल जो रैंडमली चूज किए गए थे वो दोनों ब्लू हों। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए होगा, अब ब्लू हैं 3 में से कोई से भी 2, तो 3 में से कोई से भी 2 अगर मार्बल्स हम चूज करें तो ये हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारे पास बनता है 0.083, और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये हमारे पास इस इवेंट के अकर करने के चांसेस होंगे 8.3%। इसी तरह पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में कहा गया है कि दोनों वाइट हों, तो बी एक इवेंट है, हम सपोज करते हैं कि दोनों मार्बल्स वाइट हों।
तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, दोनों वाइट मार्बल्स हैं तो 2c2 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 0.028, और अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें तो इस इवेंट के अकर करने के चांसेस हैं 2.8%। इसी तरह पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में कहा गया है बोथ आर रेड। तो इसी तरह इवेंट सपोज करेंगे, सी एक इवेंट है, यहाँ पे मैं सपोज नहीं कर रहा, सेम प्रैक्टिस होगी जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो हमने इवेंट एक्सपोज किया था सी के दोनों रेड बालें हों, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे, रेड बालें हमारे पास 4c2, तो 4c2 हमें हासिल होता है 6 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा n ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो ये बनेगा 6 इज डिवाइडेड बाय 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी 0.17, और अगर परसेंटेज में देखें तो इस इवेंट के अकर करने के चांसेस हैं 17%। इसी तरह पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में कहा गया है 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लू। तो इसको इवेंट डी सपोज करेंगे तो आउटकम्स ऑफ इवेंट डी होंगे, एक रेड हो 4c1 और एक ब्लू हो 3c1। तो ये हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा हमारे पास 12 इज डिवाइडेड बाय 36। तो 12 इज डिवाइडेड बाय 36 0.33, और इस इवेंट के अकर करने के चांसेस होंगे 33%। अब पार्ट 5 में देखिए, पार्ट 5 में इसने कहा हुआ है एटलीस्ट 1 इज रेड। जब भी एटलीस्ट की बात होती है, एटलीस्ट, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है इक्वल एंड ग्रेटर। अब एटलीस्ट 1 की उसने बात की है, एटलीस्ट 1 इज रेड, तो एक रेड तो होगी। अब एक से ज्यादा रेड भी हो सकती हैं, अब एक से ज्यादा तो हमारे पास इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स हैं, लेकिन यहां पे हम 2 तक महदूद रहेंगे। 2 तक महदूद इसलिए रहेंगे कि बैग से, बॉक्स से जो मार्बल्स उठाए गए हैं वो 2 हैं, इसीलिए एटलीस्ट 1 रेड मार्बल का मतलब होगा एक मार्बल और दोनों मार्बल भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमने इसको इवेंट ई सपोज किया, तो एन एफ ई हमें हासिल होगा, अगर तो एक मार्बल है रेड तो ये हो जाएगा 4c1। अब बैग से हमने 2 मार्बल चूज करने हैं, तो दूसरा जो मार्बल होगा वो या तो ब्लू होगा या वाइट होगा, तो इसमें भी बहुत से कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इस कम्बिनेशन से बचने के लिए हम ये कहेंगे कि बैग के अंदर बालें जो रेड थी वो थी 4, जो बाकी बची वो हैं 5, तो ये हो जाएगा 5c1 प्लस क्या पता दोनों रेड हों तो ये हो जाएगा 4c2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4c2 हमें हासिल होता है 6 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी हमारे पास आउटकम्स ऑफ इवेंट ई 26 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी वो होगी 0.72, और इस कम्बिनेशन के अकर करने के जो चांसेस हैं वो होंगे 72%। A box contains 5 red, 8 white and 4 green marbles. 2 marbles are drawn at random. What is probability that part 1 both marbles are red, part 2 both marbles are white, part 3 1 red, 1 white, part 4 both are not green. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉक्स में 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 2 मार्बल्स रेंडमली ड्रॉ किए गए हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। पार्ट 1 वो दोनों मार्बल रेड हों, पार्ट 2 दोनों मार्बल्स वाइट हों, पार्ट 3 एक रेड और एक वाइट हो, और पार्ट 4 दोनों मार्बल्स ग्रीन ना हों। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बैग के अंदर जो रेड मार्बल्स हैं उनकी तादाद है 5, और जो वाइट मार्बल्स हैं उनकी तादाद है 8, और जो ग्रीन मार्बल्स हैं उनकी तादाद है 4।
तो डियर स्टूडेंट्स, बैग के अंदर पड़े हुए जो टोटल मार्बल्स की तादाद है वो होगी 17। अब क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक दो मार्बल्स रेंडमली ड्रा किए गए हैं। 2 marbles are drawn at random. अब डियर स्टूडेंट्स, वो जो दो मार्बल्स हैं वो रेड, वाइट और ग्रीन में से कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों रेड हों, हो सकता है दोनों वाइट हों, हो सकता है दोनों ग्रीन हों। ये भी हो सकता है कि एक रेड हो, एक वाइट हो, या एक वाइट या एक ग्रीन हो। इस तरह के बहुत से कम्बिनेशंस। यानी कि हमें ये तो मालूम है कि कौन कौन से मार्बल्स सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन कौन से मार्बल्स सिलेक्ट होंगे। जब इस तरह की सूरत हाल होती है कि जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम जो है वो अनसर्टन हो, उस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये जो सिचुएशन है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं। ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो आउटकम्स कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो टोटल आउटकम्स होंगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NF से। तो बैग के अंदर, बॉक्स के अंदर जो टोटल मार्बल्स हैं वो हैं 17 और दो मार्बल्स रेंडमली चूज करने हैं, तो ये कम्बिनेशन बनेगा 17C2 का। तो ये टोटल कम्बिनेशन जो बनेंगे वो बनेंगे 136। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो पार्ट 1 है इसमें उन्होंने हमसे ये कहा है कि दोनों मार्बल्स जो हैं वो वाइट कलर्स के हों। तो हम सपोज करते हैं कि let A is event that both marbles are red। दोनों मार्बल जो हैं वो रेड हों। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया था। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होगा, रेड मार्बल्स हैं 2 तो 5C2। डियर स्टूडेंट्स, 5C2 होता है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होगा outcomes of an event is divided by total outcomes of sample space. So total outcomes of event है 10 is divided by total outcomes हैं sample space की 136। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 5/68 के भी और 0.07 के तौर पर भी। और अगर हम ये देखना चाहें कि इस इवेंट के अकर होने की परसेंटेज में कितने चांसेस हैं, तो ये होंगे 7%। इसी तरह पार्ट 2 में हमें कहा गया था कि वो दोनों मार्बल जो हैं वो वाइट कलर के हों। तो इसी तरह हम सपोज करेंगे कि बी एक इवेंट है कि दोनों मार्बल्स वाइट हों। सो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 8C2। तो डियर स्टूडेंट्स, 8C2 हमें हासिल होगा 28 के इक्वल। सो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा N of B is divided by N of S। 0.206 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें कि इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी तो 0.206 है, लेकिन ये इवेंट अकर होने के चांसेस कितने हैं, तो ये होगा 20.6%। इसी तरह पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में कहा गया है कि 1 रेड एंड 1 वाइट मार्बल्स हों। तो हमने इवेंट सी सपोज कर लिया है कि एक रेड और एक वाइट हो मार्बल। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे
एक रेड हो तो 5C1, एक वाइट मार्बल हो तो 8C1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 40। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन एफ सी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस, यानी कि 40 इज डिवाइडेड बाय 136। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 5/17 या 0.294। और अगर हम ये देखना चाहें कि इस इवेंट के अकर होने के परसेंटेज में कितने चांसेस हैं, तो ये बनेंगे 29.4%। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि दोनों मार्बल्स ग्रीन ना हों। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों मार्बल्स ग्रीन ना होंगे तो वो या तो दोनों रेड होंगे या दोनों वाइट होंगे या एक रेड होगा या एक वाइट होगा। तो ये हमारे सामने बहुत सारे कम्बिनेशंस बन जाएंगे। इन कम्बिनेशन से बचने के लिए हम ये करते हैं कि बॉक्स के अंदर जो मार्बल्स हैं ग्रीन, उनको निकाल के बाकी कितने मार्बल्स पड़े हुए हैं। तो अगर हम बॉक्स के अंदर 17 मार्बल्स में से 4 ग्रीन्स को इग्नोर करें तो हमारे पास जो टोटल मार्बल्स बचेंगे वो बचेंगे 13। तो हम पहले तो इवेंट सपोज करेंगे D इज इक्वल टू नॉट ग्रीन। तो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट D होंगे ग्रीन के अलावा जो 13 मार्बल्स बचे हैं वो उनमें से कोई से भी 2 मार्बल्स। तो 13C2 होता है हमारे पास 78। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D होगा एन एफ डी इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस। तो ये बनेगा हमारे पास 78 इज डिवाइडेड बाय 136, जो कि बनती है 0.573। और अगर हम ये देखना चाहें कि इस इवेंट के अकर होने के चांसेस परसेंटेज में कितने हैं, तो ये होंगे 57.35%। An urn contains 8 white, 6 blue and 9 red balls. In how many ways can 6 balls be selected if all balls are red, 3 are blue, 2 are white and 1 is red, 2 are blue, 4 are white, 4 balls are white? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक एक अर्न में 8 वाइट बालें मौजूद हैं। जो वाइट बाल्स हैं वो हैं 8, प्लस जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं 6, और जो रेड बाल्स हैं वो 9 हैं। तो इस तरह उस अर्न में मौजूद टोटल बालें 23 हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 6 बालें चूज की गई हैं, 6 balls आर सिलेक्टेड या चूजन। अब सवाल में पूछा गया है कि वो जो 6 बालें चूज की गई थी उनमें सारी की सारी रेड हों, ऑल आर रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, बैग में 9 रेड बालें हैं और 6 की 6 उन 9 में से आ जाएंगी। तो 9 से 6 इज मल्टीप्लाइड बाय बैग के अंदर बाकी जो बालें बची हैं वो हैं 14। तो उन 14 में से कोई भी बाल नहीं आएगी, तो उसको लिखेंगे 14C0। तो ये हमें हासिल होगा 9C6 84, सॉरी 9C6R84 इज मल्टीप्लाइड बाय 14C0R1। तो ये हमें हासिल होंगी 84 वेज। अब दूसरा पार्ट देखिए, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया है 3 आर ब्लू, 2 वाइट, 1 रेड। अब बैग के अंदर जो ब्लू बालें हैं वो हैं 6। तो ये हो जाएगा 6C3 इज मल्टीप्लाइड बाय जो बैग के अंदर वाइट बाल्स हैं वो हैं 8। तो ये हो जाएगा 8C2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज रेड। तो ये हो जाएगा 9C1। तो ये हमें हासिल होगा 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 28 इज मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये हमें 5040 वेज से ये कम्बिनेशन हासिल होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया है
2 ब्लू एंड 4 वाइट। तो बैग के अंदर जो ब्लू बॉल्स हैं वो है 6, तो ये हो जाएगा 6c2 इंटू, अब वाइट्स वो कह रहा है 4 हो, तो ये हो जाएगा 8c4। तो 6c2 होते हैं 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 8c4 होते हैं 70। तो ये हमें हासिल होगा 1050 वेज से। और फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में कहा गया था 4 आर वाइट। अब 8 बालें वाइट हैं तो ये हो जाएगा 8c4। अब बैग के अंदर जो वाइट बालों के अलावा बाकी रिमेनिंग बाल्स हैं वो है टोटल 15। तो बैग से 6 बालें हमने सेलेक्ट की थी, 4 वाइट होगी तो जो बाकी रिमेनिंग बालें होंगी उनमें से जो बाकी 2 बालें हैं वो आ जाएंगी, तो ये 15c2 हो जाएगा। तो ये हमें हासिल होगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 105। तो ये हमें हासिल होंगे 7350 वेज। There are 7 black, 5 red and 4 green balls in a bag. 4 balls are drawn at random. Find the probability that option A 3 balls are red, option B at least 3 balls are red, option C no red ball is selected. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 7 ब्लैक, 5 रेड और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। उस बैग में से रैंडमली 4 बालें चूज की गई हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है 3 ऑप्शंस की। ऑप्शन ए है 4 बालें जो चूज की गई हैं रैंडमली उनमें से 3 बालें रेड हों। ऑप्शन बी है उन 4 बालों में से एटलीस्ट 3 बालें रेड हों। और ऑप्शन सी है उन 4 रैंडमली चूज की हुई बालों में से कोई भी रेड बाल ना हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज वो इवेंट है ए, इसका फार्मूला होगा एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जहां पे एन ऑफ ए है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, और एन ऑफ एस है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस। डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस वो सेट होता है जिसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो रखे जाते हैं। अब इस केस में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है बैग से 4 बालें निकालना। तो यहाँ पे एनएफएस का मतलब होगा कि बैग से 4 बालें कितने तरीकों से निकाली जा सकती हैं। फर्दर देखते हैं, बैग के अंदर जो ब्लैक बॉल्स हैं वो है 7, प्लस जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 5, प्लस जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हैं 4। तो बैग के अंदर जो टोटल बॉल्स मौजूद हैं वो हैं 16। तो एनएफएस होगा 16 कॉम्बिनेशन 4। बैग्स के अंदर टोटल बॉल्स कॉम्बिनेशन जो बॉल्स हमने निकाली हैं रैंडमली, तो ये बनेंगे 1820 तरीके या 1820 वेज। यानी कि एक बैग में से जिसमें 7 ब्लैक, 5 रेड और 4 ग्रीन बॉल्स हों, 4 रैंडमली बालें हम 1820 तरीकों से चूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में मैंने कहा हुआ है कि 3 बॉल्स आर रेड, तो हम इवेंट बना लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट 3 बॉल्स आर रेड। तो ये जो इवेंट है इसके जो आउटकम्स होंगे या चांसेस ऑफ अकरेंस होंगे उसको हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसको हम लिखेंगे। अब बैग के अंदर रेड बालें हैं 5, सो 5 में से 5c3 3 आ गई रेड। अब बैग में से चूज हुई हैं 4 बालें, अब उनमें से 3 तो रेड हैं, अब जो एक रहेगी वो कौन सी होगी? अब या तो वो ब्लैक होगी या फिर ग्रीन।
या फिर ब्लैक और ग्रीन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो ब्लैक और ग्रीन बॉल जो बैग में मौजूद हैं वो हैं 11। इसका मतलब है वो जो एक बॉल होगी वो इन 11 में से कोई एक होगी। तो 5C3 होता है 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 11C1 होता है 11। तो ये हमें हासिल होगा 110। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो कि बनता है 110 इज डिवाइडेड बाय 1820। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 0.060। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में कहा गया है एटलीस्ट 3 और रेड। यहां पे देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल और ग्रेटर, यानी कि या तो 3 बालें होंगी या फिर 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा कितनी होंगी? 4। 4 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती कि बैग से टोटल बालें ही 4 चूज की गई हैं। तो हम सपोज करते हैं कि बी एक इवेंट है कि बैग से जो 4 बालें निकाली गई हैं उनमें से एटलीस्ट 3 बालें जो हैं वो हैं रेड। सो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी होगा जब 3 बालें रेड हों, तो वो पार्ट ए में कर चुके हैं, वो होगा 5C3 इंटू 11C1 प्लस, जब और आ जाए तो हम प्लस लगाते हैं, प्लस चारों की चारों रेड हों तो 5C4 इंटू, अब जो बाकी बालें बचे वो हैं 11, तो 11 में से 0 आ गया, तो ये हमें हासिल होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमें 110 प्लस 5 इज इक्वल टू 115 हासिल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये अमाउंट बनती है 115 इज डिवाइडेड बाय 1820, तो ये अमाउंट हमें हासिल होगी 0.063। अब हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में कहा गया है नो रेड बॉल्स। तो हम इवेंट सपोज करते हैं सी इज इक्वल टू देयर इज नो रेड बॉल इन रेंडमली चूजन 4 बॉल्स। जब कोई भी बॉल रेड नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि चारों की चारों बालें या तो ब्लैक होंगी या ग्रीन होंगी या इनका मिक्सचर होगा। तो एन ऑफ सी हम कैलकुलेट करेंगे। अब बैग में ब्लैक और ग्रीन जो बालें पड़ी हैं वो हैं टोटल 11, तो ये जो 4 बालें होंगी ये आ जाएंगी इन 11 में से 11C4 इंटू, अब रेड में से कोई भी बाल नहीं आएगी तो हम इसको लिखेंगे 5C0। एन ऑफ सी होगा 330। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें हासिल होगी जब एन ऑफ सी को हम डिवाइड करेंगे एन ऑफ एस से। एन ऑफ सी है हमारे पास 330 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 1820, और फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 0.18। 3 urns A, B and C contains 2 black and 3 blue balls, 3 black and 2 blue balls and 4 black and 1 blue balls respectively. One ball is drawn from an urn at random and was found to be black. Find the probability that it was drawn from urn A. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास 3 अर्न्स हैं A, B और C। अर्न A में 2 ब्लैक और 3 ब्लू बाल्स, अर्न बी में 3 ब्लैक और 2 ब्लू बाल, जबकि अर्न सी में 4 ब्लैक और 1 ब्लू बाल मौजूद है। एक बाल रैंडमली चूज की गई है और वो ब्लैक बाल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि वो चूज की गई ब्लैक बाल अर्न ए से आई हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की दी गई सिचुएशन के मुताबिक हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 3 अर्न्स हैं, अर्न ए, अर्न बी और अर्न सी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अर्न ए में 2 ब्लैक और 3 ब्लू बाल्स मौजूद हैं। तो अर्न ए में
2 ब्लैक और 3 ब्लू बॉल्स मौजूद हैं। इसी तरह अर्न बी में 3 ब्लैक और 2 ब्लू बॉल्स मौजूद हैं। और अर्न सी में 4 ब्लैक और 1 ब्लू बॉल मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 अर्न्स हैं और इन 3 अर्न्स में से किसी भी एक अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इन तीनों अर्न्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, जो कि बनती है 1/3। अब ब्लैक बॉल अगर अर्न ए से ड्रा की गई हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल और वो अर्न ए से आई हो, तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी होगी अर्न ए में ब्लैक बालें हैं 2 और टोटल बालें पड़ी हुई हैं 5। इसी तरह अगर वो ब्लैक बॉल अर्न बी से आई हुई तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल और वो अर्न बी से आई हो तो प्रोबेबिलिटी होगी 3 इज डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अर्न बी में 3 ब्लैक बालें हैं और टोटल 5 बालें मौजूद हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल और वो अर्न सी से आई हो तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4 इज डिवाइडेड बाय 5। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक एक बॉल चूज की गई है जो कि है ब्लैक बॉल और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कहा गया है कि वो अर्न ए से आई हो। तो उस सूरत में देखें, लेट्स सपोज वो ब्लैक बॉल ये थी, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो ये ब्लैक बॉल जो सिलेक्ट हुई है वो अर्न ए से आई हो। तो अब देखें आप, अर्न बी और अर्न सी में भी ब्लैक बॉल्स मौजूद हैं, तो उस सूरत में हम सवाल को सॉल्व करने के लिए बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस थ्योरम के मुताबिक ब्लैक बॉल चूज की गई है और वो अर्न ए से आई हो, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो और अर्न ए से आई हो इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो और अर्न ए से आई हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी चूज हुआ हो इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो और बैग बी से आई हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी चूज हुआ हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो और वो अर्न सी से आई हो। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/5 इज डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 4/5। 1/3 इंटू 2/5 इज डिवाइडेड बाय, नीचे जितना भी एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें हासिल होगा 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें हासिल होगा 2/5 इज डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऊपर जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 3 + 2 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये हासिल होगा 9 इज डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इज डिवाइडेड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 9। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2 इज डिवाइडेड बाय 9। 2 bags A and B contains 2 black and 3 blue balls and 4 blacks and 1 blue ball. A ball is chosen at random and found to be blue. Find the probability that it came from bag A.
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि बैग ए में 2 ब्लैक और 3 ब्लू बॉल्स हैं, जबकि बैग बी में 4 ब्लैक और 1 ब्लू बॉल्स मौजूद हैं। एक बॉल को रैंडमली चूज किया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि ये बॉल बैग ए से आई हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास बैग ए और बैग बी मौजूद हैं। अब बैग ए में 2 ब्लैक बॉल्स मौजूद हैं, जबकि बैग बी में 4 ब्लैक बॉल्स हैं। इसी तरह बैग ए में 3 ब्लू बॉल्स हैं और बैग बी में एक ही ब्लू बॉल मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, बैग ए और बैग बी इन दोनों में से किसी भी एक बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 2। अब डियर स्टूडेंट्स, बैग ए में भी ब्लू बॉल्स मौजूद हैं, जबकि बैग बी में भी ब्लू बॉल मौजूद है। तो बैग ए में जो ब्लू बॉल है उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू बॉल हो और बैग ए से हो, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 3 इज डिवाइडेड बाय बैग में टोटल बॉल्स हैं 5। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और वो बैग बी से हो, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि बैग बी में एक ही ब्लू बॉल है, इज डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स हैं 5। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि हमने एक बॉल चूज की है, वो बॉल है ब्लू, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो बैग ए से हासिल हो। तो इसका मतलब ये है कि वो इन तीनों ब्लू बॉल्स में से किसी एक ब्लू बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बेस थ्योरम के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए से आई हो और ब्लू बॉल हो, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए सिलेक्ट हुआ हो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हो और बैग ए से हो, इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बैग ए से हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और बैग बी से हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/5 इज डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/5 इज डिवाइडेड बाय 1/2 हम कॉमन लेते हैं, 3/5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5। सो 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए इनकी डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इज डिवाइडेड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 इज डिवाइडेड बाय 5। इसको लिखा जा सकता है 3 इज डिवाइडेड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 4। तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 4। A bag contains 6 red, 4 white and 8 blue balls. If 2 balls are drawn at random, then find probability that part 1 both balls are white, part 2 one is blue other is red, part 3 both balls are of same color. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 6 रेड, 4 व्हाइट और 8 ब्लू बॉल्स हैं। अगर 2 बालें रैंडमली ड्रा की जाएं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है पार्ट 1 में दोनों बालें व्हाइट हों, पार्ट 2 में एक बाल ब्लू हो दूसरी रेड, और पार्ट 3 में दोनों बालें सेम कलर की हों। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बैग के अंदर जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 6 प्लस बैग के अंदर जो वाइट बॉल्स हैं वो हैं 4 प्लस बैग के अंदर जो ब्लू बॉल्स हैं वो हैं 8। तो बैग के अंदर जो टोटल बॉल्स हैं वो बॉल्स होंगी 18। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि हम बैग से दो बॉलें चूज कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ वेज होंगे 18C2, ये बनेगा 153 वेज। तो एक बैग से दो बॉलें चूज करने के 153 वेज हैं, जिस बैग में 6 रेड 4 वाइट और 8 ब्लू बॉलें मौजूद हों। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक पार्ट 1 में उन्होंने हमसे कहा है बोथ बॉल्स आर वाइट। सो हम इवेंट सपोज करते हैं, लेट ए इज इवेंट दैट both balls are white। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों बालें वाइट हों तो इस सूरत में जो नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगी वो बनेगी, वाइट बाल हैं 4 तो 4C2, ये बनेगा 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा n of a is divided by n of s। So 6 is divided by 153। डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में कहा गया है वन इज ब्लू अदर इज रेड। सो यहां पे हम इवेंट सपोज करते हैं, लेट बी इज इवेंट दैट वन इज ब्लू अदर इज रेड। तो उस सूरत में नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगी। अब ब्लू बॉल्स हैं 8 तो 8C1 इज मल्टीप्लाइड बाय रेड है 6 तो 6C1। सो ये हो जाएगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, ये बनता है 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। 48 is divided by 153। आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। अब पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में कहा गया है बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सो लेट सी इज इवेंट दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो उस सूरत में आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, दोनों बालें रेड हों 6C2 और दोनों बालें वाइट हों या दोनों बालें ब्लू हों, या दूसरे अल्फाज में 6C2 प्लस 4C2 प्लस 8C2। प्रोबेबिलिटी में जब भी और आएगा हम प्लस का साइन यूज करेंगे। सो 6C2 हासिल होता है 15 प्लस 4C2 है 6 प्लस 8C2 है 28। तो ये टोटल बनेंगे 49 वेज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा 49 is divided by 153। A bag contains 3 red balls, 4 blue balls, 5 green balls. 2 balls are drawn at random. Find probability that part A both are blue, part B one is red, part C at least one of them is green। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 3 रेड 4 ब्लू और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल्स रैंडमली चूज की गई हैं बैग से
और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। पार्ट ए में दोनों ब्लू बॉल्स हों, पार्ट बी में एक रेड हो और पार्ट सी में कम से कम एक बाल ग्रीन हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बैग है उसमें रेड, ब्लू और ग्रीन बॉल्स पड़ी हुई हैं। बैग में 3 रेड हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं और इन सब का टोटल बनता है 12। अब बैग में से 2 बालें रैंडमली चूज की गई हैं बिना किसी ऑर्डर के, तो यहां पे हम कॉम्बिनेशन रूल्स यूज करेंगे। तो बैग में जो 2 बालें चूज की गई हैं उसके लिए हम आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे 12C2 से, और 12C2 हमारे पास आता है 66। अब पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए में उन्होंने कहा है बोथ आर ब्लू बॉल्स, तो हम सपोज करेंगे इवेंट let A is event that let A is event that both balls are blue। तो इवेंट ए के जो आउटकम्स होंगे वो होंगे, हमारे पास जो ब्लू बॉल्स हैं वो हैं 4, तो ये हो जाएगा 4C2। तो बैग से हमने बालें ही 2 चूज करनी हैं, तो 4C2 बालों की तादाद कंप्लीट होगी। तो बैग में जो बाकी 8 बॉल्स पड़ी हैं उनमें से कोई भी बॉल सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये 4C2 होता है 6 के इक्वल, इज मल्टीप्लाइड बाय 8C0 होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट होगी हमारे पास एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि आउटकम्स ऑफ ए, इवेंट ए और आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 6 इज डिवाइडेड बाय 66, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 11। अब पार्ट बी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट बी है 1 इज रेड, तो हम यहां पे अगेन इसको इवेंट ए सपोज करते हैं। लेट ए इज इवेंट दैट, लेट ए इज इवेंट दैट 1 इज रेड बॉल, एक बॉल रेड हो, तो यहां पे आउटकम्स ऑफ इवेंट होंगी। हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 3, तो इन 3 में से कोई एक बॉल आ गई। अब जो हमारे पास एक बॉल बची है, क्योंकि बैग से 2 बॉलें चूज होना है, वो एक बॉल जो है वो या तो ब्लू होगी या फिर ग्रीन। तो अगर हम इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे और पेपर में टाइम वेस्ट होगा। तो चूंकि हमें सिर्फ रेड बॉल में दिलचस्पी है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने रेड बॉल का कहा है और किसी बॉल का जिक्र नहीं किया, तो हमारे पास रेड बॉल एक आ गई। तो बाकी बैग में जितनी भी बालें पड़ी हुई हैं उनमें से कोई एक बॉल होगी। हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो ब्लू हो या ग्रीन हो। तो बैग में जो बाकी बालें पड़ी हैं वो है 9, तो इसको लिखेंगे हम 9C1। तो ये हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि 3C1 3 होता है और 9C1 9, तो ये हो जाएगा 9 3 आर 27। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हम फार्मूला लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 27 इज डिवाइडेड बाय 66, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इज डिवाइडेड बाय 22। अब पार्ट सी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट सी में मैंने कहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है इक्वल और ग्रेटर। तो एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब होगा इक्वल टू 1 ग्रीन, इक्वल टू 1 ग्रीन और ग्रेटर देन 1 ग्रीन। तो बालें ही बैग से हमने 2 चूज करनी है, तो इक्वल टू 1 ग्रीन का मतलब है एक ग्रीन बाल आ गई, और ग्रेटर देन 1 ग्रीन का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा 2 बालें होंगी। 3 बालें हो नहीं सकती क्योंकि बैग से हमने 2 बालें चूज की हैं। तो हमने पहले एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसमें 2 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देनी है। तो यहां हम इवेंट सपोज करते हैं, let A is event that, let A is event that at least
at least one of them is green। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगी। अब या तो हम 1 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अलग कैलकुलेट करें और 2 ग्रीन की अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उन दोनों को ऐड कर दें, या एक ही इवेंट बनाएं और इसमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एक साथ ऐड कर दें। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एन एफ ए यहाँ पे होगा हमारे पास, एक ग्रीन आए तो ग्रीन हमारे पास बालें हैं 5, तो 5 में से कोई एक आ गई और वही कंसेप्ट यूज होगा जो हमने रेड बाल में यूज किया था। तो बाकी हमारे पास 7 बालें बची, तो उन 7 में से कोई एक बाल आ गई। ये तो एक ग्रीन का हमने जो था आउटकम्स वो ले लिए। प्लस अब हमारे पास अगर 2 ग्रीन बाल चूज करनी हो बैग से तो ये हो जाएगा 5C2, और 7 में से कोई बाल भी नहीं आएगी क्योंकि 2 बालें चूज करनी थी जो कि पूरी हो गई हैं। तो 5C1 जो होगा वो होगा हमारे पास 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 7C1 होगा 7, प्लस 5C2 होगा हमारे पास 10 और 7C0 होता है 1। तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला है ये होता है आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, ये है 45 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस है 66। तो ये फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी हासिल होगी वो होगी 15 इज डिवाइडेड बाय 22। A bag contains white, black, and red balls only. A ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3 by 10 and that of black ball is 2 by 5, then find the probability of getting a red ball. If the bag contains 20 black balls, then find total number of balls in the bag. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में व्हाइट, ब्लैक और रेड बाल्स हैं। एक बाल रैंडमली चूज की गई है। अगर व्हाइट बाल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3 by 10 हो और ब्लैक बाल के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 2 by 5 हो, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए रेड बाल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर बैग में 20 ब्लैक बाल्स हों तो बताइए उस बैग में टोटल कितनी बाल्स पड़ी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सैंपल स्पेस में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है। अब यहां पे सैंपल स्पेस है हमारे पास बैग और एलिमेंट्स हैं उस बैग में मौजूद व्हाइट, ब्लैक और रेड बाल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल्स, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बाल्स हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई गई है जो कि है 3 by 10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाल्स 2 by 5 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल्स हमने कैलकुलेट करनी है और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10 1s are 10 and 1 into 3 are 3, plus 5 2s are 10 and 2 2s are 4, plus probability of red is equal to 1। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगा 7 is divided by 10 plus probability of red ball is equal to 1। तो यहां से हमें probability of red ball हासिल होगी is equal to 1 minus 7 is divided by 10। तो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं। probability of red ball is equal to, इसका एलसीएम होगा 10, 1 10s are 10 and 10 into 1 are 10, minus 10 1s are 10 and 1 into 7s are 7। तो probability of red ball हमें हासिल होगी 3 by 10। डियर स्टूडेंट्स, अब probability of black balls हमें कैलकुलेट की है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ब्लैक बाल्स इज डिवाइडेड बाय NFS, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो एन ऑफ बी है ये है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बाल्स इज डिवाइडेड बाय NFS होगा टोटल नंबर ऑफ बाल्स इन अ बैग।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां से टोटल नंबर ऑफ बाल्स हासिल होगा, टोटल नंबर ऑफ बाल्स, ये हमें हासिल होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बाल्स is divided by probability of B. Probability of B means probability of black balls. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बाल्स है 20 इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाल्स है 2/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 is multiplied by 5 is divided by 2. 2 ones are 2 and 2 tens are 20 and 10 into 5s are 50. तो डियर स्टूडेंट्स, बैग में जो टोटल बाल्स पड़ी हैं, टोटल नंबर ऑफ बाल्स इन द बैग, ये होंगी 50 बाल्स। 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।